गुड इवनिंग दोस्तों। पिछली क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो पहला कथन दिया है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि पहला वाला जो शब्द रहता है वो अंदर वाले गोले में रहता है और बाद वाला शब्द जो है बाहर वाले गोले में रहता है। और यहाँ पे यदि सभी है तब तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। अब अगला कथन देखें तो दिया है कुछ बिल्लियां बाघ हैं। कुछ बिल्लियां बाघ हैं। अगला स्टेटमेंट यदि देखें तो है सभी बाघ शेर हैं। सभी बाघ शेर हैं। तो शेर बाद में आया है और सभी का टर्म है तो हम बाघ को अंदर ले लेंगे और ये वाला बड़ा वाला गोला हो जाएगा शेर। उसके बाद चौथे कथन को यदि हम देखें तो दिया है कि कोई शेर गधा नहीं है। कोई शेर गधा नहीं है, मतलब शेर का गधे से कोई संबंध नहीं है। तो हम मान लीजिए गधे को एकदम एक तरफ बना देते हैं गोला, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं दिया है। एक बार फिर देखें तो दिया है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, इस गोले में हमने दर्शा लिया। दूसरा दिया है कि कुछ बिल्लियां बाघ हैं। कुछ बिल्लियां बाघ है, इसको हमने इस गोले में दर्शा लिया। उसके बाद अगला दिया है सभी बाघ शेर है। सभी बाघ शेर है तो बड़े वाले गोले में शेर हो गया। अब यदि हम निष्कर्ष पे आए तो दिया है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि बड़े वाले गोले में जो रहता है और छोटे वाले गोले के बीच यदि हम संबंध की बात करें तो यहां से ऐसे चलते हैं तो कुछ का टर्म सही होता है और इधर से इधर आते हैं तो सभी का टर्म सही होता है। यदि यहाँ पे कहता कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं तो भी सही होता और यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं वो भी सही है। तो इस बिल्ली के अंतर्गत कुत्ता आया है तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये हमारा संबंध निकलेगा। अब दूसरे पे आते हैं सभी शेर बाघ हैं। सभी शेर बाघ हैं। अभी हमने इसमें स्पष्ट किया कि बड़े वाले के तरफ से अगर हम छोटे वाले की तरफ जाते हैं तो कुछ का शब्द सही होता है, सभी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सभी शेर बाघ बोल दिया है, या अगर बोलता है कि कुछ शेर बाघ हैं तो सही होता, क्योंकि कुछ सभी बाघ शेर हैं और इधर से इधर चलेंगे तो कुछ शेर बाघ हैं, ये टर्म सही होगा। तो यहाँ पे लिख दिया है कि सभी शेर बाघ हैं। सभी शेर बाघ हैं, उल्टा कर दिया है तो ये संबंध गलत हो जाएगा। अब यदि हम अगले पे आते हैं तो अगला दिया है कुछ गधे बाघ हैं। कुछ गधे बाघ हैं। यदि गधे की बात करें कुछ गधे बाघ हैं तो जब कोई शेर गधा नहीं है तो बाघ भी नहीं होगा, क्योंकि सभी बाघ शेर हैं और कोई शेर गधा नहीं है। अगर हम चौथे यहाँ पे कथन की बात करें तो यहाँ से ये भी कथन कर जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट बोल दिया है कि कोई शेर गधा नहीं है और बाघ शेर के अंतर्गत है। तो जब शेर गधा नहीं है तो बाघ कहाँ से होगा, ये भी यहाँ से कर जाएगा। अब हम चौथे पे आते हैं कोई बाघ गधा नहीं है। कोई बाघ गधा नहीं है, ये सही है कि जब शेर गधा नहीं है तो बाघ भी गधा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अगर हम बात करें निष्कर्ष की तो ए और डी निष्कर्ष यहाँ पे निकलेगा, बाकी निष्कर्ष बी और सी निष्कर्ष गलत है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये यूपीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कथन में बोल रहा है कि एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से
पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। अगर हम इस पूरे कथन की बात करें तो इसके कहने का मतलब है कि अगर विलंब से कोई पुस्तकालय में पुस्तक जमा करता है तो प्रत्येक दिन के लिए वो 10 रुपये का फाइन लगाता है। तो अब इसी के आधार पे हमको निष्कर्ष निकालना है। तो यदि पहले निष्कर्ष की बात करें तो महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज मेंशन नहीं है जिसके आधार पे हम कह सकें कि महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों की बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों की बात हुई है कि पुस्तकें वापस करने पे यदि 1 दिन का लेट होता है तो 10 दिन, फिर 2 दिन का होता है तो सॉरी 1 दिन का लेट होता है तो 10 रुपये, 2 दिन का होता है तो 20 रुपये, ऐसे दिन के प्रतिदिन 10 रुपये का पेनाल्टी बढ़ेगा। परंतु यहाँ पे अगर निष्कर्ष देखें हम ध्यान से तो बोल रहा है कि महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। हमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, इसी में से आंसर हमको बताना है। तो यहाँ पे महंगी पुस्तकों का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब दूसरे कथन पे निष्कर्ष पे आते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष ठीक इसका उल्टा है कि सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। तो यहाँ पे इस चीज का भी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये नहीं कि कॉमन सेंस हम लगाएं कि महंगी के लिए अर्थदंड अधिक होगा, सस्ती के लिए कम होगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं लगाना है, हमको आंसर इसी में से ढूंढना है। तो ये निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों गलत है। यहाँ पे हमारा सही होगा कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम देखें तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम अगर इसको चित्र में रिप्रेजेंट करें तो देखते हैं कि कुछ बिल्लियां भौंकती हैं। तो कुछ बिल्लियां भौंकती हैं। कुछ की बात कर रहा है तो गोले को हम पार्शियली रूप से टच किए। उसके बाद दूसरे कथन पे आए तो बोल रहा है जो भौंकते हैं वो सोते नहीं। जो भौंकते हैं वो सोते नहीं, मतलब कि जो भौंकेगा वो सोएगा नहीं। इसको इस तरह हम दर्शा सकते हैं कि जो जानवर भौंकेगा वो सोएगा नहीं। अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा कह रहा है कि सभी हाथी सोते हैं। सभी हाथी सोते हैं, तो हाथी किसके अंतर्गत आएगा? सोने के। और सभी का बात कर रहा है तो सोने के अंदर वाले गोले में हम हाथी को दिखा सकते हैं। तो यहां से हो गया। अब चौथे की बात करें तो कोई बिल्ली हाथी नहीं है। कोई बिल्ली हाथी नहीं है। इस तथ्य को हमको याद रखना है कि कोई बिल्ली हाथी नहीं है। तो इस प्रकार हमने चित्र को बना लिया। अब यदि हम निष्कर्ष पे आए तो पहला निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ बिल्लियां सोती नहीं है। कुछ बिल्लियां सोती नहीं है। यहाँ पे इसको निकालने के लिए यदि हम थोड़ा सा सोचें तो सोने से अगर रिलेशन किसी का दिया है तो भौंकने से। तो बोल रहा है कि जो भौंकता है वो सोता नहीं है, लेकिन भौंकने वालों में कुछ ही बिल्लियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ बिल्लियां भौंकती हैं तो वो सोती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन दिया है कि जो भौंकेगा वो सोएगा नहीं। तो कुछ बिल्लियां भौंक रही हैं इसलिए वो सोएंगी नहीं। तो यहाँ से पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा, एकदम आराम से आंसर मिलेगा।
अब यदि दूसरे की बात करें तो दूसरा बोल रहा है कि कुछ हाथी भौंकते हैं, कुछ हाथी भौंकते हैं। तो यहाँ पे भौंकने वाला सोएगा नहीं और सभी हाथी सो रहे हैं, तो हाथी कोई भी नहीं भौंकेगा। यहाँ से हम यह रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भौंकता है वो सोता नहीं है और सभी हाथी सोते हैं। तो जब इसका रिलेशन इससे एकदम उल्टा है, मतलब कट जा रहा है, तो हाथी का भी रिलेशन इससे कट जाएगा। इस तरह से हम दूसरे निष्कर्ष को खारिज कर सकते हैं। अब तीसरे पे आते हैं, जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हैं, जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी है। फिर वही आ गया भौंकने पे बात, क्योंकि कोई भी भौंकने वाला हाथी नहीं है, क्योंकि जो भौंकता है वो सोता नहीं और सभी हाथी सोते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हैं, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी भौंकने वाला हाथी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से रिलेशन है कि सभी हाथी सोते हैं। तो जब सोने वाला भौंकने वाला सोने वाला हो ही नहीं सकता, तो कोई भी हाथी, जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हो ही नहीं सकती। अब अगले पे आते हैं, जो हाथी भौंकते नहीं है वे बिल्लियां हैं, जो हाथी भौंकते नहीं है वे बिल्लियां हैं। तो अब यदि हम बात करें कि जो हाथी भौंकते नहीं है, तो हम अगर देखें यहाँ पे कि जो भौंकता है वो सोता नहीं है और सभी हाथी सो रहे हैं, इसका मतलब कि कोई हाथी भौंकता नहीं है। तो यहाँ से ये रिलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि जो हाथी भौंकते नहीं है वे बिल्लियां हैं, तो यहाँ से कोई रिलेशन यहाँ पे इसका हाथी और यदि बात करें जो हाथी भौंकते नहीं है वे बिल्लियां हैं, तो जो हाथी भौंकते नहीं है उनका कोई रिलेशन यहाँ पे हमको डायरेक्ट दिया ही नहीं है, इसलिए इसको भी हम खारिज कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक निकलता है। यदि फिर से एक बार निष्कर्ष की हम बात कर लें, तो दिया है कि कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, तो यहाँ पे जो भौंकता है वो सोता नहीं है और कुछ बिल्लियां यहाँ पे भौंक रही है, इसलिए कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। और दूसरा है कुछ हाथी भौंकते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भौंकेगा वो सोएगा नहीं और सभी हाथी सो रहे हैं, तो यहाँ पे एक कट जाएगा। अब तीसरे के देखें, तो जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हैं, तो जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हैं, क्योंकि भौंकने वाला हम पहले ही निकाल लिए कि हाथी हो ही नहीं सकती, तो ये भी खारिज हो जाएगा। अब चौथे वाले बात करें, जो हाथी भौंकते नहीं है, जो हाथी भौंकते नहीं है वे बिल्लियां हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाथी और बिल्ली के बीच कोई संबंध नहीं दिया है, तो इसको भी हम खारिज कर देंगे और केवल निष्कर्ष एक निकलेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया है कि कथन की बात करें तो चुनाव के दौरान राजनीतिज्ञ व अन्य दलों के राजनीतिज्ञ अन्य दलों, यहाँ कामा रहना चाहिए था, चुनाव के दौरान राजनीतिज्ञ अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो अशिष्ट संकेत भी करते हैं। अब निष्कर्ष में देखें, तो निष्कर्ष में कह रहा है कि महिलाओं व बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और दूसरा दिया है कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिज्ञों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो यदि हम पहले निष्कर्ष की बात करें तो इसमें दे रहा है कि महिलाओं और बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि नेता चुनाव में भाषण के दौरान गाली गलौज करते हैं और गंदे इशारे करते हैं, इसलिए महिलाओं और बच्चों को कैंपेन में, या कह सकते हैं कि उन्हें सुनने के लिए नहीं जाने देना चाहिए। तो गाली कोई और दे और रोका किसी और को जाए, ये तो कोई निष्कर्ष है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम खारिज कर देंगे। क्योंकि
अगर किसी में कमी है तो वो नेता है, तो उसमें महिलाओं और बच्चों को क्यों रोका जाए सभाओं में जाने के लिए। तो यहाँ पे है कि सीधा इसका उल्टा यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है कि गलती कोई और करे, सजा किसी और को दी जाए, तो ये यहाँ पे खारिज हो जाएगा। और दूसरे की बात करें तो चुनाव आयोग को सभी राजनीतिज्ञों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए, तो ये वाला निष्कर्ष सही है। उनको कड़े से कड़े जो नियम है आचार संहिता के लागू करने चाहिए, ताकि नेता एक दायरे में रह के भाषणबाजी करें, तो ये वाला निष्कर्ष सही है। क्योंकि अगर नकेल कसना है तो राजनीतिज्ञों पे कसना है, न कि महिलाओं और बच्चों को। उनको तो कोई गलती भी नहीं है, तो इनकी आजादी को नहीं छीना जा सकता। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला कथन है वो कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। तो यदि हम इस कथन के आधार पर निष्कर्ष को पढ़ें तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो दिया है प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये निष्कर्ष एकदम सही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी दूसरे रास्ते से टीचर्स आ गए हैं जो टीचर बनने के काबिल नहीं है और वो सरकारी नौकरी के चक्कर में सिर्फ डिपार्टमेंट में आ गए और डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उनके खिलाफ एक्शन प्राधिकारियों को लेने के लिए अगर इसमें बात कही जा रही है तो निष्कर्ष सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ में शिक्षकों की गुणवत्ता यदि सुधारनी है तो यहाँ पे प्राधिकारियों को वहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पे गुणवत्ता सुधरेगी। तो इस निष्कर्ष को हम सही कर सकते हैं। अब दूसरे पे बात करें तो कह रहा है कि सरकारी स्कूलों का या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। तो ये तो कोई बात हुई ही नहीं कि सरकारी स्कूलों का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि निजीकरण कर दिया जाएगा तो फिर वहाँ पे महंगी फीस हो जाएगी, तो गरीब के बच्चों का पढ़ना जो है मुश्किल हो जाएगा और वो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और बंद करना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं है तो बहुत देश को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके सामने एक अशिक्षित बेरोजगार पीढ़ी खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला निष्कर्ष जो है हमारा सही हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राधिकारियों को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे रहती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस प्रश्न पे यदि हम कथन को पढ़ें तो पहला कथन है सभी लड़के खेल सकते हैं। सभी लड़के खेल सकते हैं। सभी लड़के खेल सकते हैं। दूसरा है कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं। यदि हम लड़कियों की बात करें, कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं। सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं। सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं। लड़की पहले है, भोजन बाद में, तो लड़की इस गोले के अंदर हो जाएगा। और तीसरे पे आए तो कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। एक बार फिर देख लीजिए, सभी लड़के खेल सकते हैं। सभी लड़के खेल सकते हैं। दूसरा है कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं। कुछ लड़कियां गायन, यहाँ पे हमने गोले को पार्शियली रूप से टच करा दिया है। उसके बाद अगला है सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं। तो लड़कियां पहले है और सभी है और भोजन बाद में है, तो भोजन के अंतर्गत आ जाएंगी लड़कियां। उसके बाद चौथा है कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता।
तो चित्र यहाँ पे हमारा सही है। हमने एक बार पुनः रिवीजन करके देख लिया। अब आते हैं निष्कर्ष पे। यदि पहले निष्कर्ष की बात करें तो इसमें दे रहा है कोई लड़की खेल नहीं सकती, कोई लड़की खेल नहीं सकती। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लड़की और खेलने के बीच कोई संबंध यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इस निष्कर्ष को हम खारिज कर देंगे। अब आते हैं दूसरे निष्कर्ष पे। तो दूसरा निष्कर्ष दिया है कि सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे भी लड़की और सिलाई के बीच कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसको भी हम खारिज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई संबंध की बात ही नहीं किया है लड़की सिलाई के बीच। अक्सर होता क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ने में अगर मिस कर जाते हैं कोई भी शब्द, तो एक तरह से कुंठित भावना लोगों के अंदर है कि लड़कियों का काम सिलाई करना है, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उनको कंफ्यूज कर देगा, और थोड़ा भी यहाँ पे अगर उनका पेशेंस लूज हुआ तो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसके हिसाब से आंसर देंगे। तो यहाँ लड़की और सिलाई के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आते हैं तीसरे पे। कुछ बावर्ची लड़कियां हैं। बावर्ची का तात्पर्य यहाँ खाना पकाने से है या भोजन बनाने से। तो हम देख रहे हैं कि सभी लड़कियां भोजन बनाती हैं, तो कुछ बावर्ची लड़कियां हैं। अगर इधर से इधर चले तो कुछ वाला शब्द सही होगा। तो तीसरा निष्कर्ष हमारा सही है कि कुछ बावर्ची लड़कियां हैं, क्योंकि बावर्ची के अंतर्गत लड़की है। अब चौथे पे आते हैं। तो चौथा कह रहा है कि जो लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी लड़के खेलते हैं। ये इस चित्र से क्या हमको दिख रहा है कि सभी लड़के खेलते हैं, और यहाँ कह रहा है कि जो लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते। तो सही बात है, जो लड़के खेलते हैं वो सिलाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लड़के खेलते हैं, इसलिए कोई लड़का यहाँ पे सिलाई नहीं कर पाएगा। ये भी निष्कर्ष हमारा सही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि तीसरा और चौथा निष्कर्ष हमारा सही है। और ऐसे क्वेश्चन में चूंकि कथन भी 4 है, निष्कर्ष भी 4 है, तो हमको एग्जाम हॉल में सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कोई भी शब्द इधर से उधर मिस हुआ तो फिर क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना रहती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, क्या सड़कों पर गतिरोधकों को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए? और निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष दिया है कि नहीं, वाहन की गति को कम करने के लिए गतिरोधक एक सरल साधन है। तो हालांकि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखें तो गतिरोधकों पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बैन लगा दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे उस समय जब क्वेश्चन पूछा था तो उस समय के हिसाब से यदि हम कहें तो वाहन के जो बहुत रफ्तार में कुछ लोग चलते हैं, तो गतिरोध उनके स्पीड को थोड़ा कम करने के लिए सफल एक कारक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष एक सही है। और दूसरे की बात करें तो कह रहा है कि हाँ, कुछ लोग रात में गतिरोधक को देखने में विफल होते हैं, परंतु ये गतिरोधक दिन में है तब तो सही है, लोग देख लेते हैं और अपनी रफ्तार को धीमा कर देते हैं। परंतु यदि रात हो तो ये गतिरोधक एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं, क्योंकि रात में लोग कम रोशनी की वजह से गतिरोधक को सही तरीके से नहीं देख पाते हैं और ये खतरनाक साबित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि अब ये कंडीशन डिपेंडेंट हो गया कि गतिरोधक कब काम करेगा और कब नुकसान हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे अगर हम कथन की निष्कर्ष की मजबूती की बात करें तो दोनों की अपनी जगह पे मजबूती एक बराबर है। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम कथन की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि घाटे में चल रही एक कंपनी ने कम कीमत की बोली प्रणाली में 5 करोड़ का अनुबंध जीता है। घाटे में चल रही एक कंपनी ने कम कीमत की बोली प्रणाली में 5 करोड़ का अनुबंध
जीता है। एक एक शब्द को हम ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमें निष्कर्ष निकालने में आसानी हो। अब इतना पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कि कंपनी इस वर्ष लाभ कमाएगी क्योंकि उसने एक बड़ा अनुबंध जीता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बड़ा अनुबंध जीता है, और यहाँ पे जो कथन की बात करें तो कम कीमत की बोली की प्रणाली में 5 करोड़ का अनुबंध जीता है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि कम कीमत की बोली प्रणाली में जीता है, यानी कि ये बड़ा अनुबंध नहीं है। तो यहाँ से हम इसको खारिज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये साफ मेंशन है कि ये कम कीमत प्रणाली की बोली है, तो ये बड़ा अनुबंध नहीं हो सकता। क्योंकि बड़ा अनुबंध होता तो बहुत सी बड़ी कंपनियां आती और इस घाटे में चल रही कंपनी इसको प्राप्त करने में सफल नहीं होती। तो अब आते हैं दूसरे पे। पहले को तो खारिज कर चुके हैं हम लोग, अब दूसरे पे आते हैं। तो बोल रहा है कि कम कीमत की बोली प्रणाली उच्च लाभ मार्जिन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यदि कोई कम बोली में कंपनी किसी अनुबंध को जीता है तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। ये भी हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कम बोली प्रणाली में भी कंपनियां उच्च लाभ प्राप्त कर लेती हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इसको ज्यादा लाभ होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि कम प्रणाली की बोली में उच्च लाभ का कोई गुंजाइश नहीं होता, तो हम इसको पूरी तरह से खारिज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि गुंजाइश इसको लाभ कमाने की नहीं है। ना ही ये मेंशन है कि लाभ कमाने की गुंजाइश नहीं है, और ना ही ये मेंशन है कि यह एक बड़ा अनुबंध है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही निष्कर्ष 2 सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कथन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक और तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार तेल की कीमतों की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। तो यहाँ पे हम कथन समझ चुके हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पे। तो पहला निष्कर्ष है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि करेगी। हो सकता है परंतु गारंटी नहीं है। अब दूसरा कथन देखते हैं, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बावजूद तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। ये भी तर्क मजबूत है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की वृद्धि हुई है, तो यदि सरकार को फंड की कमी महसूस होगी तो वो वृद्धि कर सकती है। अब हो सकता है कि कुछ वृद्धि करे, बहुत ज्यादा वृद्धि न करे। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि वो ज्यादा भी बढ़ा दे, संभावना है। उसके बाद दूसरा है कि तेल कीमतों में वृद्धि ही नहीं करेगी। हो सकता है कि सरकार इस कमी को अपने राजस्व से भरने में सक्षम हो तो वृद्धि नहीं भी करेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं या तो 1 या तो 2, दोनों में से एक काम तो करेगी, या तो बढ़ाएगी या तो नहीं बढ़ाएगी, परंतु एक कार्य तो सरकार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत यदि बढ़ा है तो हो सकता है कि सरकार वृद्धि करेगी रेट को उस भरपाई को पूरा करने के लिए, या हो सकता है कि वृद्धि नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2। ये या वाला क्वेश्चन हमको ध्यान से यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक कार्य तो होना ही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे या तो निष्कर्ष 1 सही है या तो निष्कर्ष 2, इन दोनों में से एक सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कथन दिया है कि उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं। मतलब केक बोल रहा है कि बेकरी में ज्यादातर केक महंगे हैं। तो पहला निष्कर्ष है कि उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है। तो ये सही है कि गलत है? तो इसको सही या गलत करने से पहले हम इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं कि
उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं, मतलब अधिकांश केक महंगे हैं, यानी कि सस्ते केक भी है उसमें। शब्द पे यदि हम ध्यान देते हैं तो ये जो हमारा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। अब यदि हम दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं तो दिया है उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं। तो यदि हम यहाँ पे इस बात को क्लियर कर लिए कि वो उसमें कुछ सस्ता केक भी है तो सभी केक महंगे तो हो ही नहीं सकते, असंभव है, ये भी कट जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं। अभी हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला था कि ज्यादातर केक महंगे हैं, यानी कि कुछ सस्ते केक भी हैं, तो यहाँ पे निष्कर्ष जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। अब चौथे की बात करें तो बोल रहा है उस बेकरी में प्लम केक महंगे हैं। अब यहाँ पे केक का टाइप तो दिया नहीं है इसमें कथन में कहीं पर भी, तो ये अपने बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो इसको हम खारिज कर देंगे, क्योंकि प्लम केक कहाँ से यहाँ से जवाब हम दे ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे निष्कर्ष तीसरा सही है। हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और यूपीएसएससी में तो बहुत ही ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब इसको एक और क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन और हैं जिसमें एक छोटा सा क्लास रहेगा, जिस पर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कुछ और हम बना लें, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे, और जब हम परीक्षा हाल में जाएं तो हमें ऐसे प्रश्न देखकर घबराहट न हो कि हमने तो कुछ सभी वाले क्वेश्चन किए थे कि कुछ बकरी शेर है, ऐसे टाइप के और ऐसे टाइप के, ये हालांकि उनसे आसान क्वेश्चन ये है, लेकिन नए टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मिलते हैं हम अगले क्लास में।